देखो अपना जो न्यू टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। इसको देखो अपन टू टाइप से स्टडी करते हैं। फर्स्ट है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मीनिंग है जिनमें अपने पास पार्टिकल का जो साइज होगा वो अपने पास ग्रेटर देन क्या होगा 10 की पावर माइनस का 6। मीनिंग इसमें उन पार्टिकल की अपन स्टडी करेंगे जिनका साइज क्या होगा बताओ 10 की पावर माइनस 6 से लार्ज हो। लिखा हुआ है इंक्लूड्स फिनोमिना एट द लेबोरेटरी टेरेस्ट्राइल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। लेबोरेटरी का मीनिंग जो अपनी लैब होती है, प्रयोगशाला होती है। टेरेस्ट्राइल का मीनिंग जो अर्थ पे इंसिडेंट हो रहे हैं, जो पृथ्वी पे घटनाएं हो रही है उनको अपन ने बोला है टेरेस्ट्राइल। और एस्ट्रोनॉमिकल का मीनिंग तुम जानते हो, जैसे स्टार है, प्लेनेट है, इनकी जो स्टडी है, इन सब की जो स्टडी है उसको अपन ने क्या बोला है बताओ मैक्रोस्कोपिक। क्लियर है भाई? मैक्रोस्कोपिक कहने का मतलब है कि अर्थ पे अपने पास जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं, जो भी घटनाएं हो रही है, और एस्ट्रोनॉमिकल बताया हमने, स्टार, प्लेनेट, ये सब अपने पास जो इंसिडेंट है, जो घटनाएं है, इन सब की स्टडी जिसमें की जाएगी वो क्या है बताओ मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो का मीनिंग एक लार्ज स्केल पे बात कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे बात कर रहे हैं, बड़े स्तर पे बात कर रहे हैं, लार्ज स्केल पे बात है। फिर सेकंड अपन ने बताया माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में जो पार्टिकल का साइज है वो लेस देन 10 की पावर माइनस का 6 मीटर है। माइक्रोस्कोपिक में जो पार्टिकल का साइज है वो लेस देन 10 की पावर माइनस का 6 मीटर है। माइक्रो का मीनिंग स्मॉल, छोटा, माइक्रो। तो लिखा है द माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिनोमेना। जैसे अपन ने एग्जांपल बताया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस। कहने का मीनिंग जिनको अपन नेक्ड आई से नहीं देख सकते उनकी स्टडी जिसमें की जाएगी वो है माइक्रोस्कोपिक लेवल है, माइक्रोस्कोपिक डोमेन है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, एटम, इन सब को अपन नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इनको अपने पास जो माइक्रोस्कोप है उसकी हेल्प से देखना पड़ेगा। इन सब की स्टडी जिसमें की जाएगी उसका नाम अपन ने बताया माइक्रोस्कोपिक डोमेन। क्लियर है इतनी बात? ब्रॉडली अगर अपन देखें तो फिजिक्स को टू टाइप से अपन ने कैटेगराइज किया है। आगे चल के थ्री टाइप की है अपने पास, लेकिन ब्रॉडली मैं बता रहा हूं आपको। एक होता है क्लासिकल फिजिक्स होती है, जिसको न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहा जाता है। 1900 है उससे पहले की जो फिजिक्स है, 1900 से पहले की जो फिजिक्स है उसको बोला है अपने क्लासिकल फिजिक्स। इसमें न्यूटन के जो लॉज है वो वैलिड होते हैं, इसलिए इसको न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहते हैं। ये ज्यादातर जो है वो न्यूटन ने ही बताई है, मीनिंग न्यूटोनियन फिजिक्स इसका नाम दिया गया है। समझ आई इतनी बात? मीनिंग 1900 से पहले की जो फिजिक्स है उसका नाम है क्लासिकल फिजिक्स। न्यूटोनियन फिजिक्स भी बोला है क्योंकि न्यूटन के जो लॉज है वही एप्लीकेबल होते हैं। सेकंड बताया मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का मीनिंग 1900 से अब तक की जो फिजिक्स है, 1900 के बाद से लेके अब तक की जो फिजिक्स है, अभी प्रेजेंट टाइम तक की जो फिजिक्स है वो है मॉडर्न फिजिक्स। दोनों पता पड़े क्लासिकल फिजिक्स क्या होगी और मॉडर्न फिजिक्स क्या होगी। भाई अपने पास 1900 से पहले की जो भी डिस्कवरी है, जो भी लॉज है, वो जिसमें इंक्लूड किए गए हैं, वो जिसमें इंक्लूड किए गए हैं वो है क्लासिकल फिजिक्स और न्यूटोनियन फिजिक्स, इसको बोला जाता है। नेक्स्ट अपन ने बताया भाई 1900 से अब तक की जो फिजिक्स है,
मीनिंग 1900 से अब तक जो भी डिस्कवरी हुई है, जो भी लॉज बने हैं, उनकी जो स्टडी है उसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ भाई? मेरी वॉइस आ रही है क्या? बताओ फटाफट से। वॉइस आ रही है? वॉइस क्लियर आ रही है क्या भाई? ओके, इतनी बात समझ आई भाई? बताओ फटाफट से। अब देखो, फिजिक्स को अपन ने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट है क्वांटम फिजिक्स है। क्वांटम फिजिक्स में उन सब की स्टडी करेंगे जिनका साइज अपने पास लेस देन 10 की पावर -6 मीटर हो। जिन पार्टिकल का साइज 10 की पावर -6 मीटर से स्मॉल होगा, उन सब की स्टडी अपन क्वांटम फिजिक्स में करेंगे। सेकंड है क्लासिकल फिजिक्स, जिसको अभी अपन ने बोला था न्यूटोनियन फिजिक्स। क्या बोला था इसको? न्यूटोनियन फिजिक्स बोला था। न्यूटन के जो लॉज है वो वैलिड है इसमें। इसमें अपन ने बताया था कि जो पार्टिकल की साइज है वो ग्रेटर देन 10 की पावर -6 मीटर है। एक कंडीशन तो ये। दूसरी जो कंडीशन है, इसमें अपने पास पार्टिकल की स्पीड या जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है, पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की स्पीड है, ये अपने पास लाइट की स्पीड से वेरी स्मॉल होनी चाहिए। मीनिंग 11th क्लास में मैं तुम्हारे को बताऊं, अपन क्लासिकल फिजिक्स ही पढ़ेंगे, समझो तुम बात। 11th क्लास में अपन जो पढ़ेंगे वो कौन सी फिजिक्स पढ़ेंगे बताओ? क्लासिकल फिजिक्स पढ़ेंगे। इसमें अपने पास जो पार्टिकल है उनका साइज 10 की पावर -6 मीटर से लार्ज होगा। कंडीशन साथ ही ये होगी, जो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में वेरी स्मॉल होगी, मीनिंग नेग्लिजिबल होगी। गुनिया लाइट की स्पीड तुम्हारे को पता है, सी स्पीड ऑफ लाइट है। वैक्यूम में इसका जो वैल्यू होता है वो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और अगर मैं तुम्हारे को एक्सप्लेन करूं तो ये हो गया 3 लाख 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कहने का मीनिंग लाइट की स्पीड कितनी होती है बताओ? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मीनिंग एक सेकंड में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है? 3 लाख किलोमीटर। तो अपन जो ऑब्जेक्ट लेंगे, जो पार्टिकल लेंगे, उसकी स्पीड अपने पास लाइट की स्पीड की कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगी। लाइट की जो स्पीड है वो वेरी लार्ज है, उसकी कंपैरिजन में अपने ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वेरी स्मॉल होगी। थर्ड आते हैं रिलेटिविटी कहते हैं इसको। रिलेटिविटी की खाया भी। रिलेटिविटी जो फिजिक्स है, इसमें आइंस्टीन ने ये बताया था अपने को, और आइंस्टीन के जो लॉ है उसमें एप्लीकेबल होंगे अपने पास। इसमें अपन किसकी स्टडी करेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल जो सिस्टम है। एस्ट्रोनॉमिकल अभी मैंने तुम्हारे को बताया था, जैसे स्टार हो गए, प्लेनेट हो गए। और इसमें अपने पास समझो जो ऑब्जेक्ट या जो पार्टिकल है उसकी जो स्पीड है वो नियरली इक्वल टू लाइट की स्पीड के इक्वल होगी। जो रिलेटिविटी थ्योरी है आइंस्टीन की, उसमें अपने पास एक बड़े स्केल पे अपन बात कर रहे हैं, बड़े ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, लार्ज ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं। और इसमें मैंने क्या बताया कि जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी वो नियरली इक्वल टू होगी इसके लाइट की स्पीड के इक्वल होगी। इस यूनिवर्स में ऐसा कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट नहीं है जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड से क्या हो ज्यादा। तो यहाँ पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी नियर अबाउट लाइट की स्पीड से इक्वल होगी। इसमें रिलेटिविस्टिक लिखा है, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स ले लो या रिलेटिविटी थ्योरी ले लो आइंस्टीन,
अब देखो जो क्वांटम फिजिक्स अपन ने बताई, इसके जो अपने पास लॉ है या जो रूल है वो क्लासिकल फिजिक्स में एप्लीकेबल होता है। और जो रिलेटिविटी फिजिक्स बताई, रिलेटिविटी थ्योरी या रिलेटिविटी फिजिक्स बताई, इसके जो लॉ है वो भी अपने पास क्लासिकल फिजिक्स में वैलिड हो जाते हैं। बट क्वांटम फिजिक्स के जो लॉ है वो रिलेटिविटी फिजिक्स में एप्लीकेबल नहीं होते, और रिलेटिविटी फिजिक्स के जो अपने पास लॉ और जो रूल है वो किसमें एप्लीकेबल नहीं होते, जो क्वांटम फिजिक्स में एप्लीकेबल है। मीनिंग इसके लॉ में एप्लीकेबल नहीं होते और इसके लॉ में एप्लीकेबल है। इतनी बात क्लियर भाई। अभी तक अपने को ऐसे ब्रॉडली स्टडी करनी है, चीजों को समझना है कि कौन सी चीज क्या है बस। बाकी अगर नीट और जेईई के हिसाब से देखा जाए तो इस चैप्टर में से कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनता नहीं के सिलेबस में। तो अपने को ऐसे स्टडी पढ़ने सारे टॉपिक हैं, बट ऐसे अपने को एक ऊपरी तौर पे पढ़ने हैं, कहने का मतलब मोटा मोटा अपने को पढ़ना है। अपने को चीजें पता होनी चाहिए भाई ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, बस ये चीजें पता होनी चाहिए। बाकी इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनता नहीं ये सिलेबस में। इतनी बात क्लियर। बताने को मैं और इसको डीपली बता सकता हूं लेकिन उतना अपने सिलेबस में नहीं है। फिर डीपली अपन उन चीजों को पढ़ेंगे जो अपने जेईई और नीट में होगी, उनको तो ज्यादा डीपली पढ़ लेंगे तो भी अपने लिए बेनिफिशियल होगी वो चीजें तो। लेकिन ये अपने पास अपन सफिशिएंट पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी से भी कुछ ज्यादा ही पढ़ रहे हैं। इतनी बात क्लियर है भाई सबको। नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन में 4 टाइप के कंजर्वेशन अपन रीड करेंगे। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है तुमने छोटी क्लासों में भी इसको रीड किया है। एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। एनर्जी को न तो अपन क्रिएट कर सकते हैं नहीं उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको एक ऑब्जेक्ट से अनदर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं वन बॉडी टू अनदर बॉडी या फिर वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, इसको अपन ने कोल्ड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रख दिया, समझो इसको। जैसे मान लो ये डस्ट है अपने पास, ये डस्ट है और ये मार्कर है। अपन ने ये कंसीडर किया कि डस्ट हॉट ऑब्जेक्ट है, हॉट बॉडी है, और जो मार्कर है वो कोल्ड ऑब्जेक्ट है, कोल्ड बॉडी। अब अपने पास जो हॉट ऑब्जेक्ट है और जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है दोनों को कांटेक्ट में रखना। तो बताओ हीट का ट्रांसफर कौन से ऑब्जेक्ट से कौन से ऑब्जेक्ट में होगा, हॉट ऑब्जेक्ट से किसमें होगा बताओ, कोल्ड ऑब्जेक्ट में। और कब तक होगा, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाएगा, सेम नहीं हो जाएगा। समझ आई बात। तो इससे क्या प्रूफ किया हमने, इससे प्रूफ किया कि अपने पास एनर्जी को वन ऑब्जेक्ट से अनदर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट लिखा है हमने कि एनर्जी को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी को अपने वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, फैन क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी। समझ आई बात। तो एनर्जी को एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर आगे चलते हैं तो पढ़ने लिखा है कि अपने पास जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होती है। टोटल जो एनर्जी होती है वो किसके सम के इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। फिर लिखा है टोटल एनर्जी कौन से, समझो जैसे मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है, यहाँ कोई बॉल रखी है पड़ी,
से हाइट पे कोई बॉल रखी हुई है और वो बॉल रेस्ट में है, तो बताओ उसके पास ओनली अभी कौन सी एनर्जी होगी, बताओ पोटेंशियल एनर्जी। भाई काइनेटिक एनर्जी तो अपने पास मोशन के रीजन से होती है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, बताओ काइनेटिक एनर्जी। कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से हाइट पे है, जैसे पानी की टंकी रखी हुई है, छत पे रखी हुई है, रूफ पे रखी हुई है पानी की टंकी, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, बताओ पोटेंशियल एनर्जी। इतना तो पता है तुम्हारे। अब देखो ये अर्थ है, यहाँ कोई बॉल रखी हुई है, अर्थ से x हाइट पे कोई बॉल रख दिया हमने, ये बॉल अपने पास रेस्ट में है। ये बॉल जब रेस्ट में है तो इसके पास ओनली कौन सी एनर्जी होगी, बताओ पोटेंशियल एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी भी बताओ, 0 होगी। ऐसा अपने कंसीडर किया है कि इसके पास टोटल एनर्जी कितनी है, बताओ 10 जूल है। तो टोटल एनर्जी है जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कितनी जूल है, बताओ 10 जूल। अब इसको सोचो अपन ने नीचे गिराया, इसको फाल किया अपन, तो अब अपने पास पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होगी, डिक्रीज होगी, बिल्डिंग्स का हाइट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बताओ डिक्रीज। और दोनों का सम ऑलवेज कितना आएगा, 10। तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी होगी इसके पास 6 होगी और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 4। अब ये हो सकता है ये 6 हो जाए, ये 4 हो जाए, इनका वैल्यू दोनों का कितना भी हो सकता है, बट यहाँ अपने पास जो टोटल आएगा इन दोनों का वो ऑलवेज कितना रहेगा, बताओ 10। तो अपन कह सकते हैं किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहती है, बताओ। एक वर्ड आएगा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसपे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, ऐसा सिस्टम जिसपे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं किया गया हो, और समझो इसको आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। वैसे हीट वाले चैप्टर में हम इसको और रीड करेंगे थर्मोडायनामिक्स में, बट अभी समझो थर्मस क्लास देखा है तुम, उसमें अपन चाय या गर्म पानी रखते हैं, तो उसमें न तो एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, थर्मल क्लास है उसमें न तो एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, न तो एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, और न ही मास ट्रांसफर हो सकता है। न तो एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, न ही किसका ट्रांसफर हो सकता है, बताओ मास का। तो उसको बोला है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में मैंने तुमको बता दिया कि ऐसा सिस्टम जिसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो, या फिर कह सकते हैं न तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा हो और न ही मास का ट्रांसफर हो रहा हो, तो फिर वो जो सिस्टम होगा वो कौन सा सिस्टम होगा, बताओ आइसोलेटेड सिस्टम होगा। इतनी बात क्लियर। वो जो सिस्टम होगा वो कौन सा सिस्टम होगा, बताओ आइसोलेटेड सिस्टम होगा। अब देखो मास को अपन एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास किसमें कन्वर्ट हो सकता है, बताओ एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो सकती है, बताओ मास में कन्वर्ट हो सकती है। एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। एक फॉर्मूला है आइंस्टीन का एनर्जी मास रिलेशन का, वो फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू mc²। आइंस्टीन का एनर्जी मास रिलेशन का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है, बताओ इक्वल टू mc²। आइंस्टीन ने अपने को ये बताया कि अपन नेम को दो नेम बोल रहे हैं, क्या एक एनर्जी कह रहे हैं, एक क्या कह रहे हैं, बताओ मास कह रहे हैं। बोलने को तो अपन दो चीजें बोल रहे हैं, क्या एनर्जी और मास, बट उसने ये बताया कि एनर्जी और मास दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज के दो नाम है, मुझे बताइए एक ही अपने पास चीज है के दो नेम है। मीनिंग अपन मास को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है वो होता है इक्वल टू mc²। की एनर्जी है वहां पे, एम मास है, जिस मास का डिफेक्ट होगा, जिस मास का डिफेक्ट होगा उसका मीनिंग क्या है कि जो मास किसमें कन्वर्ट होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा। एंड एम मास का जब डिफेक्ट होगा, एम मास जब कम होगा तो कितनी एनर्जी मिलेगी, वहां से की एनर्जी अपने को मिलेगी।
सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, मैंने अभी अभी तुम्हारे को बताया था। वैक्यूम के लिए जो सी का वैल्यू होता है वो कितना होता है, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात क्लियर। तो आइंस्टीन ने अपने को बताया कि एनर्जी और मास दो चीजें नहीं है, दो नहीं है, वो एक ही है। कहने का मतलब मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, बताओ, मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। और कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है वो अपन ने बता दिया, E इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी बाय। इतनी बात क्लियर है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्लियर है भाई? ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।